नानी का चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने बोली, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका बुक रीडर 999 में। भूत प्रेत की कहानियाँ नोबल, भूत प्रेत तंत्रा कहानी। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवटें बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वह कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वह केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरा दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखा और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थीं। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखने लगा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वह और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उसके प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब पट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस पर दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों की किटकिटाहट की आवाज़ से मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थीं। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ी हुई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि किसी इंसान की ज़बान खींचकर कितनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आए है वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वह उसी तरह कर रहा था, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने मंदिर में दिए भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वह अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम से काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। यह वह दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वह हर किसी को काटने पर दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वह शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? दिनेश ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वह दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोट में गोल गोल घूमने लगीं।
ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा था। बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वह चीखना चिल्लाना, वह भयानक सी हंसी, वह दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कर्राना, हड्डियों एक एक करके कड़कड़ाना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वह पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वह एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वह दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो। मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना मैं तो इसे चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी। मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब ऑफिस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए और 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पे लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसी ही सूचना मिली हम सब भी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसे इतना ही याद था कि वह बेहोश हो गया था। उसे बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसका चेहरा पर काली के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वह साया बादलों की तरह तैरता हुआ मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपना आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर था माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के सामान लेने लगी। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकियाँ ले आया। वापस आकर जियो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा, वह शांत हो गया। नानी उसे देखने लगी और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रहीं तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी का चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीज़ के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडेर की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई, मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो।
हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वह बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वह कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वह आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ, और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था।